गुड इवनिंग टू यू ऑल। सबसे पहले सार्थक संवाद के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं सार्थक संवाद की ओर से उन सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता पाई है और अब बीपीएससी से रिलेटेड अपनी लड़ाई को दूसरे चरण में ले जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह असफलता की अपनी पीड़ा होती है उसी तरह सफलता की अपनी पीड़ा होती है। रिजल्ट और लिस्ट में जगह बनाने की जो खुशी है वो धीरे धीरे तनाव में तब्दील हो रही होगी। कई प्रश्न आपके सामने होंगे और आपको उन प्रश्नों से जूझना पड़ रहा होगा। जैसे आप में से जिन छात्रों ने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हासिल की है, मैं उन्हें दो श्रेणियों में कैटेगराइज करता। नंबर 1, जो कंप्लीट फ्रेशर हैं और पहली बार किसी मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, और दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की है जो इससे पहले मुख्य परीक्षा में शामिल हो चुके हैं। और ऐसे बच्चे, दोनों कैटेगरी के बच्चे अगर देखा जाए तो दोनों कैटेगरी में दोनों तरह के बच्चे आपको मौजूद मिलेंगे। एक जो मेंस की तैयारी पहले से कर रहे हैं और दूसरे जिनका ध्यान रिजल्ट आने के बाद खुला होगा। तो आज का सेशन इन दोनों श्रेणी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। मुख्य परीक्षा को लेकर आपकी 3 दुविधाएं हैं। आपके पास समय बहुत कम है, मुश्किल से 45 दिन का समय आपके पास है, और 45 दिन के इस समय के दौरान अगर देखा जाए तो आपको केवल जीएस दोनों पेपर तैयार नहीं करना है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि ऑप्शनल का दबाव आपके ऊपर नहीं है, अब आप जीएस को फोकस कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें तो कुछ नए दबाव आपके सामने हैं। जैसे एक दबाव आपके सामने है कि पहली बार निबंध के पेपर इंट्रोड्यूस किए गए हैं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में। पहले से कोई ट्रेंड नहीं है, आपको नहीं मालूम कि किस तरह के निबंध पूछे जाएंगे। हल्का फुल्का आभास बीपीएससी के चेयरमैन के इंटरव्यू में मिलता है, या उन्होंने जो मॉडल पेपर के पैटर्न जारी किए हैं उसमें इसका संकेत मिलता है, लेकिन इससे अधिक जानकारी नहीं मिलती है। निबंध का विषय पूरी तरह से नया है और बच्चे कहीं ना कहीं निबंध के लिए अब तक तैयार नहीं है। ये अधिकांश बच्चों के संदर्भ में मैं बात कर सकता हूं। ये बातें उन पर नहीं लागू होती है जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा में शामिल हो चुके हैं, क्योंकि लंबे समय से सिविल सेवा मुख्य परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा हो, तो वहां पर निबंध पूछे जाने की परिपाटी रही है। तो उन्हें उतनी परेशानी निबंध को लेकर के नहीं है जितनी परेशानी प्योरली बीपीएससी को तैयारी करने वाले बच्चों के सामने है। और कंपीट आपको करना पड़ रहा है उन छात्रों से जो यूपीपीएससी देते आ रहे हैं, उसकी मुख्य परीक्षाओं में शामिल होते आ रहे हैं, जो यूपीएससी की मुख्य परीक्षाओं में शामिल होते आ रहे हैं। तो ये दूसरा विकट प्रश्न आपके सामने मौजूद है। तीसरा विकट प्रश्न आपके सामने मौजूद है ऑप्शनल को लेकर कि हम ऑप्शनल क्या लें, क्योंकि ऑप्शनल के पेपर जो हैं एक एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस पर बेस्ड प्रश्न इसमें होंगे जैसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, और
एमसीक्यू बेस्ड प्रश्नों में से आपको सॉल्व करना है एक। दूसरा अगर देखें तो ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं, मतलब यह कि ऑप्शनल पेपर में जो आप स्कोर करेंगे वह स्कोर मेरिट लिस्ट तैयार करने का आधार नहीं बनेगा। वह स्कोर आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शनल के पेपर में क्वालिफाई करना होगा और 40% स्कोर क्वालिफाई करने के लिए मस्ट है। अब अगर हम जाकर के देखें तो पहला प्रश्न यही मैं उठा था कि आप में से कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि वैकल्पिक विषयों के चयन का क्या आधार हो, वैकल्पिक किस विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना जाए। देखिए, पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगा, बी प्रोफेशनल एंड नॉट इमोशनल। वैकल्पिक विषयों के चयन के संदर्भ में आपका नजरिया पूरी तरह से प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए, ना कि किसी विषय विशेष के प्रति लगाव आपके ऑप्शनल के सिलेक्शन को प्रभावित करे। जैसे मेरी समझ कहती है, मेरी समझ यह कहती है कि हिस्ट्री ऑप्शनल के रूप में यहां पर सेफ है। अपेक्षाकृत कम मेहनत पर आप क्वालिफाइंग स्कोर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए क्योंकि मोटा मोटी प्रारंभिक परीक्षाओं में अगर आप जाकर के देखें तो प्रारंभिक परीक्षाओं में हर 4 में एक प्रश्न हिस्ट्री सेक्शन से होते हैं। करीब करीब 23% क्वेश्चंस जो है बीपीएससी पीटी एग्जाम में हिस्ट्री सेक्शन से होते हैं, अब तक का जो रहा है। पिछले 2 साल का ट्रेंड 35 प्रश्नों का है, अदरवाइज आप देखेंगे 40 प्लस माइनस में फ्लैक्चुएशन होता रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रारंभिक परीक्षा के दौरान आपने हिस्ट्री सेक्शन को विस्तार से तैयार किया है, और अगर विस्तार से तैयार किया है तो वह तैयारी आपको मेंस में भी पे कर सकती है। इतने विस्तार से न किसी दूसरे ऑप्शनल को प्रारंभिक परीक्षा में तैयार किया जाता और ना ही किसी दूसरे ऑप्शनल को इतने विस्तार से उसकी तैयारी करवाई जाती है। तो अगर हम हिस्ट्री ऑप्शनल लेते और थोड़ी सी मेहनत हम कर दें तो हम क्वालिफाइंग स्कोर तक मिनिमम इनपुट में पहुंच सकते हैं। और इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि अगर आपकी जगह मैं होता तो निश्चित तौर पर मैं हिस्ट्री वैकल्पिक विषय को चुनता। अदर वैकल्पिक विषयों की अभी मैं यहां पर चर्चा नहीं करूंगा, यह मेरा प्रिफर्ड चॉइस है। अब आप देख लें कि यह मेरी बातें कहां तक आपके लिए कन्विंसिंग लगती हैं और जो बातें मैंने की वे प्रोफेशनलिज्म की कसौटी पर कहां तक खरी उतरती। बहुत ज्यादा समय हम ऑप्शनल में नहीं दे सकते क्योंकि समय वैसे ही हमारे पास कम है। नंबर 2, निबंध के कंटेक्स्ट में। तो निबंध के कंटेक्स्ट में अगर बात करूं तो ऑलरेडी इस पर सार्थक संवाद के YouTube चैनल पर चले जाएं, 4 लेक्चर मौजूद हैं और फिर संडे को हम लाइव सेशन करने जा रहे हैं, सैटरडे को हम लाइव सेशन करने जा रहे हैं निबंध की तैयारी और उसकी रणनीति को लेकर के विस्तार से हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ एक 10 पेज का अप्रोचेज पेपर भी हम आपको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जो अप्रोचेज पेपर आपके लिए निबंध विषय के कंटेक्स्ट में गाइड का काम करेगा। और हमारा जो बोरिंग रोड सेंटर है हम और आर्या कुमार रोड सेंटर है दिनकर गोलंबर के पास, दोनों सेंटर पर हम निबंध के क्लासेज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 25 क्लासेज का हमारा पैकेज है और उनमें 4 टेस्ट निबंध पर हम लेने जा रहे हैं। और हमारी रणनीति यह है कि उन 25 क्लासेज के दौरान कम से कम 70 से 75 टॉपिकों पर, संभावित टॉपिकों पर निबंध की फॉर्मेटिंग करवाई जाए। मुझे लगता एक कंटेक्स्ट
है, एक कंसर्न है जिसको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी को यह लगता है कि बाजार में उपलब्ध निबंध के किसी मटेरियल को उठाकर निबंध की तैयारी आप कर सकते हैं, तो ये चीजें आप दिमाग से निकाल देंगे। ये चीजें रिस्की होने जा रही हैं। विस्तार रेस्ट क्यों रिस्की होने जा रही हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हमने अपने अलग निबंध की तैयारी कैसे करें और बेहतर अंक कैसे स्कोर करें निबंध के विषय में, इन दोनों अपने वीडियोज में, दोनों सेशन में हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। बस इतना कहना चाहूंगा निबंध के कंटेक्स्ट में कि निबंध के विषय को अगर इंट्रोड्यूस किया गया है तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए, आपकी पर्सनालिटी के मूल्यांकन के लिए, आपके राइटिंग स्किल के मूल्यांकन के लिए और आपके लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन के मूल्यांकन के लिए। नंबर 3, सामान्य अध्ययन। देखिए मूल समस्या क्या है। अगर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो मुझे लगता 5 टर्म हैं जिसके कंटेक्स्ट में हम जीएस की रिक्वायरमेंट को एलिब्रेट कर सकते हैं। एक, कंप्रीहेंसिवनेस अर्थात समग्रता। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग, समझ, एप्लीकेशन, अपडेशन और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये जो 4 टर्म हैं, ये जीएस के संदर्भ में जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को ये इंडिकेट करते हैं। विषय वस्तु की समझ, एप्लीकेशन, उसको अप्लाई कर पाने की स्थिति में आप हैं या नहीं, अपडेशन, अपडेट कर पाने की स्थिति में हैं या नहीं, और फिर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। कभी इकोनॉमी को ज्योग्राफी से लिंकअप किया जा रहा है, कभी इकोनॉमी को सोसाइटी से लिंकअप किया जा रहा है, कभी इकोनॉमी को साइंस एंड टेक से लिंकअप किया जा रहा है, कभी इकोनॉमी को जो है इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से लिंकअप किया जा रहा है, कभी पॉलिटी को सोसाइटी से लिंकअप किया जा रहा है। तो ये जो इंटरडिसिप्लिन, पेपर 4 चले जाएं, पेपर 2 चले जाएं, तो जीएस पेपर 2 के सेक्शन में अगर आप चले जाएं तो कहीं पर भी अगर आप चले जाएंगे, चाहे पॉलिटी सेक्शन में चले जाएं, इकोनॉमी सेक्शन में, कम ज्योग्राफी सेक्शन में चले जाएं, चाहे साइंस एंड टेक सेक्शन में चले जाएं, ये 4 टर्म हैं जो पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति की व्याख्या कर पाने में समर्थ है। अब यहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। विस्तार से हमारी चर्चा आगे के सेशन में भी होती रहेगी, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो सामान्य अध्ययन में 2 डेवलपमेंट हो रहे हैं। नंबर 1, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें, इनमें वृद्धि हो रही है, क्योंकि हर सेक्शन का पहला प्रश्न जो है, पेपर 1 में चले जाएं, सेक्शन ए हिस्ट्री एंड कल्चर वाला जो है उसका पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा, और कंपलसरी जो क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट नोट्स के रूप में दिए जाएंगे। अभी ये चीजें क्लियर नहीं है कि नंबर ऑफ शॉर्ट नोट्स कितने होंगे, लेकिन मोटा मोटी अगर अनुमान लगाने के लिए कहा जाए तो मेरे ख्याल से हर सेक्शन में मोटा मोटी 3 शॉर्ट नोट्स लिखने पड़ सकते हैं। हो सकता है मतलब कह लें संभावना, मोस्ट प्रोबेबली 3 शॉर्ट नोट्स होंगे, अदरवाइज 2 शॉर्ट नोट्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना कम है। हिस्ट्री एंड कल्चर सेक्शन से भी 3 शॉर्ट नोट्स होंगे। नेक्स्ट अगर आप मूव करें, करेंट सेक्शन से भी 3 शॉर्ट नोट्स होंगे। जीएस पेपर 2 में चले जाएं तो इंडियन पॉलिटी सेक्शन, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी सेक्शन और साइंस एंड टेक सेक्शन, तीनों क्वेश्चन सेक्शन के
पहले प्रश्न कंपलसरी होंगे और शॉर्ट नोट्स के कारण प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है, और प्रश्नों की संख्या के बढ़ने का मतलब यह होगा कि सिलेक्टिव स्टडी जो है वो आने वाले समय में मुश्किल होगा। आपको कहीं ना कहीं अपने कवरेज को विस्तार देना होगा। नंबर 2, दूसरी जो चीजें हो रही हैं वो है लिमिटेड ऑप्शंस। पहले के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो पहले आपके पास ऑप्शंस होते थे। साइंस एंड टेक में 4 में 2 करने होते थे। अभी के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, उन्हीं 2 में से किसी एक को करना है। इसने कहीं न कहीं विकल्पों को सीमित करने का काम किया है। और ये जो दोनों चेंजेज आए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन में वृद्धि और विकल्पों का सीमित होना, इसने सेलेक्टिव स्टडी को मुश्किल बनाया है। अब आप अगर सेलेक्टिव स्टडी की दिशा में बढ़ते हैं तो रिस्क बढ़ेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सेलेक्टिव स्टडी की बजाय कोशिश की जाए कि सिलेबस के बड़े हिस्से को कवर किया जाए, सिलेबस के अधिकांश हिस्सों को कवर किया जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके लिए इसको कवर करना मुश्किल होगा। अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है सामान्य अध्ययन के लिए भी। पिछले साल भी हम लोगों ने क्रैश कोर्स चलाया था 67th बीपीएससी मेंस के लिए, बोरिंग रोड सेंटर पर भी चलाया था और आर्या कुमार रोड सेंटर पर भी चलाया था। वो प्रोग्राम 30 डेज प्रोग्राम था। इस बार यह 35 डेज प्रोग्राम होगा, नंबर 1। नंबर 2, हम अपने क्रैश कोर्स के बच्चों को क्रैश कोर्स के साथ साथ जो है वह 4 फुल टेस्ट भी अवेलेबल करवा रहे हैं, ताकि वे अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट भी करवा सकें, उन्हें प्रॉपर फीडबैक मिल सके और उस फीडबैक के आलोक में वे राइटिंग स्किल डेवलपमेंट की दिशा में प्रयास कर सकें। नंबर 3, आपके मन में यह प्रश्न होगा कि आखिर क्रैश कोर्स में करवाया क्या जाता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो काम 14 महीने में करवाया जाता वो काम क्रैश कोर्स में 35 दिनों में करवाया जाएगा? तो नहीं। जहां रेगुलर कोर्स में हम एक्सटेंसिव अप्रोचेज के साथ जाते हैं, 8 से 9 महीने के कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेज हम लेते हैं, वहीं पर क्रैश कोर्स के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो क्रैश कोर्स में हमारा जो अप्रोचेज होता है वो सिलेक्टिव अप्रोचेज होता है। लेकिन सिलेक्टिव होने के बावजूद हम यह कोशिश करते हैं कि रिस्क को जहां तक संभव हो सके मिनिमाइज किया जा सके। इसके लिए स्पेसिफिक और टू द पॉइंट रहते हुए, डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए, राइटिंग स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, बच्चे प्रश्न की मांग को बेहतर तरीके से समझने की स्थिति में हो सके, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए क्रैश कोर्स को डिजाइन किया गया है। और उस क्रैश कोर्स में हम टॉपिक की ओर जो बढ़ते हैं, प्रश्नों के थ्रू बढ़ते हैं। प्रश्न नोट डाउन करवाए, प्रश्न को हमने डिमांड ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया, उसको एलैबोरेट किया और फिर वहां से फ्री होकर के हम उस टॉपिक को इन ब्रीफ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बहुत स्पेस हमारे पास नहीं है। जो कंप्लीट फ्रेशर हैं उनके पास समझने और समझाने का, और इसलिए क्रैश कोर्स में हमारी कोशिश होती है कम से कम इतने टॉपिक को कवर कर दें, इतने प्रश्नों को कवर कर दें, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में 80 to 85% क्वेश्चन वहां से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहे। और ये इंश्योर हम करते कि अगर हमारे क्रैश कोर्स या क्रैश कोर्स के मटेरियल्स को आप प्रॉपरली कवर अप करते तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 80 to 85% क्वेश्चन उसी के आसपास से रहेंगे, मुझे संदेह नहीं। यहां पर कहना चाहूंगा, इस क्रैश कोर्स में उन बच्चों को दिक्कत नहीं होने जा रही है जो मेंस को लेकर के सीरियस रहे हैं, जिन्होंने 68वीं बीपीएससी पीटी के बाद अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उन बच्चों को दिक्कत नहीं होने जा रही जो पहले भी बीपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए हैं। उन बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है जो पहले मुख्य परीक्षा में तो शामिल हुए हैं
लेकिन इस बार वो मान करके चल रहे थे कि उन्हें मेंस देने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत उन बच्चों को आने जा रही है जो कंप्लीट फ्रेशर हैं, जो बीपीएससी पीटी के रिजल्ट आने के बाद वे अलर्ट हुए हैं और अब उन्हें लग रहा है कि अगले 45 दिनों में हम मेंस कैसे तैयार करें। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि अनावश्यक उलझे नहीं, अनावश्यक दबाव नहीं लें, प्रेशर को मैनेज करना सीखें, हमारे क्रैश कोर्स के साथ चलने की कोशिश करें, समझ में आए तब भी फॉलो करें, ना समझ में आए तब भी फॉलो करें। कम से कम ये इंश्योर करने की कोशिश करें कि जितने टॉपिक को करवा दिया गया है, जितने प्रश्नों को करवा दिया गया है, अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां से प्रश्न बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे जाते तो वहां से प्रश्न आप मिस नहीं होने देंगे, वहां से प्रश्नों को मैनेज करने की स्थिति में होंगे। तो ये किस अप्रोचेज के साथ आपको बढ़ना चाहिए, क्या परेशानियां आ रही होंगी, कहां कहां परेशानियां आ रही हैं, उन परेशानियों का सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जा सकता, इसको लेकर हमने एक आउटलाइन देने की कोशिश की है। इसे के स्पेसिफिक अप्रोच के साथ, ऑप्शनल के स्पेसिफिक अप्रोचेज के साथ, जनरल स्टडीज और जनरल स्टडीज के डिफरेंट सेक्शन के स्पेसिफिक अप्रोचेज के साथ अलग अलग सेशन को लेकर हम आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। इसी तरह से जिस तरह से कल उपस्थित हुए उन बच्चों के लिए जो बीपीएससी पीटी को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, आज उपस्थित हुए उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने 68वीं बीपीएससी पीटी क्वालिफाई किया है और अब वे मेंस में शामिल होने जा रहे हैं। तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और मेंस के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, यह कहते हुए कि आने वाले समय में राइटिंग स्किल डेवलपमेंट के लिए हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रश्नों उनके फॉर्मेट के साथ समय समय पर आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। यह कहते हुए मैं विदा लेना चाहूंगा कि अगर मेंस की तैयारी के क्रम में किसी प्रकार की कहीं पर दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी महसूस होती है, मार्गदर्शन की कहीं पर जरूरत होती है, तो सार्थक संवाद के आर्या कुमार रोड सेंटर में या सार्थक संवाद के बोरिंग रोड सेंटर में पहले से समय लेकर आप मुझसे मिल सकते हैं। निर्धारित समय पर हम अपने मार्गदर्शन के साथ आपके लिए उपलब्ध होंगे। इसके लिए हम अलग से कोई चार्ज नहीं करने जा रहे, या इस मार्गदर्शन के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप हमारे संस्थान में एनरोल्ड हों ही। बहुत बहुत धन्यवाद।